पिताजी ने हमें जगह जगह अन्य साधु संतों के पास ले गए कि ये जीवन में क्या करेगा, कहाँ इसका भविष्य क्या है। इस तरह से उनके मन में विचार थे जी जी कि कहीं ये फिर न भाग जाए। पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई कि ये वही थे जो हमें वहाँ दिल्ली में मिले, दिल्ली रेलवे स्टेशन में मिले थे। अच्छा, ये था कि महाराज उस समय सब प्रसाद तो देते ही थे शुरू से ही, तो प्रसाद देने में खूब भर के प्रसाद देते थे और हम उन्हीं के सामने पूरा प्रसाद खा जाते थे। आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्रसाद देते थे, जैसे लखनऊ का काम था उनका, तो उनका काम हो भी जाता था। वो एक टेलीफोन बाबा हुआ करते थे जी, है ना जी। तो वो कहते थे कि वो रिटायर्ड जज हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीब करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम बैठे हैं आज समाधि मंदिर में, वृंदावन में और उस कक्ष में जिसमें महाराज जी कभी कभी गंभीर मंत्रणा जब उन्हें करनी होती थी तो इसी कक्ष में किया करते थे। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही। आप उस बात के साक्षी हैं, आप महाराज जी की मंत्रणाओं में यहाँ पर शामिल रहे हैं। मैं तभी इस बात को कह पाया हूं और पहली बार कह रहा हूं। तो आप इन्हें पहचानते हैं, आवाज आ रही है और ये आरती के बाद वाले जयकारे हैं, ये भी सुन लीजिए बीच बीच में थोड़ा सा। तो महाराज जी के सानिध्य में आप कैसे आए? आपने वो कथा सुनी है कि केला खाए थे और फिर उन्होंने रात भर किसी भक्त के यहाँ अपने पास रखा था। दूसरे दिन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भेज गए थे और कह गए थे सीधे घर जाना। तो आप जब घर चले आए फिर आपका दोबारा दर्शनों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? वहां पर हम जब घर गए तो पिताजी आगरा में थे, फिर उनका ट्रांसफर आगरा से मथुरा हो गया। वो टेलीफोन में थे जी, और यहाँ मथुरा टेलीफोन के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज थे, तो उनका ट्रांसफर मथुरा में हो गया। तो मथुरा में रहने के बाद उन्होंने मुझे घर में नहीं छोड़ा, जैसे मैं गांव में था तो गांव में नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने साथ ही रखा। तो अपने साथ रखने मदर तो थी नहीं, तो फिर मैं घर में ही धीरे धीरे मैंने खाना बनाना सीखा, फिर पिताजी को खाना बनाता था। इस तरह मथुरा में जीवन चलने लगा। पढ़ भी रहे होंगे? हाँ, पढ़ भी रहे थे। और हमारे एक पड़ोस में थे एस.बी. माथुर जी, तो वो बाबा जी के दर्शन करने को आया करते थे। अच्छा, पिताजी ने हमें जगह जगह अन्य साधु संतों के पास ले गए कि ये जीवन में क्या करेगा, कहाँ इसका भविष्य क्या है। इस तरह से उनके मन में विचार थे जी जी कि कहीं ये फिर न भाग जाए। अच्छा, मैं वृंदावन आता रहता था तो उन्हें ये भी हुआ, तो मैं एस.बी. माथुर के साथ, वो बोले तुमने उनके दर्शन किए बाबा जी के? तो मैंने कहा हम तो जानते ही नहीं थे, कोई वो नहीं था वहाँ, हमें नाम ही नहीं मालूम था। जब हमने उन्हें वो यहाँ लेके आए तो बरामदे में जब उन्हें देखा तो पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई कि ये वही थे जो हमें वहाँ दिल्ली में मिले, दिल्ली रेलवे स्टेशन में मिले थे। उसके बाद में आना जाना शुरू हो गया। फिर पिताजी को ये था कि पता नहीं कहाँ जाता है। अच्छा, ये था कि महाराज उस समय सब प्रसाद तो देते ही थे शुरू से ही, तो प्रसाद देने में खूब भर के प्रसाद देते थे और हम उन्हीं के सामने पूरा प्रसाद खा जाते थे। हमें कोई मतलब नहीं कि बाबा जी सिद्ध पुरुष हैं, कौन है, कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो प्रसाद मिलता और पूरा प्रसाद उन्हीं के सामने बैठ के खा जाते। अभी आपने पहचान लिया कि ये बाबा जी वही है? ये वही है, ये थोड़ा सा, लेकिन अभी चर्चा नहीं हुई है। चर्चा नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद में फिर पिताजी जब हम आने जाने लगे, उसके बाद में ये हुआ कि उन्होंने महाराज ने क्या है कैसे सारी, अब उन्हें तो सब मालूम था कैसे है। और फिर हमारा रोजाना साइकिल से मथुरा से वृंदावन आना, प्रसाद लेना पाना और फिर लौट जाना।
अच्छा, लौटना इसलिए कि मैं उस समय इतना हो गया था कि घर में खाना बनाता था अपने जी। लिए और पिताजी के लिए। जी, पिताजी जी। ऑफिस जाते थे तो दोनों टाइम का खाना भी बनाते थे, तो स्वाभाविक है घर लौटना ही पड़ेगा। तो महाराज कभी कभी प्रसाद जाते तो मैं खा सब जाता था, कोई रो नहीं। फिर पिताजी को ये हुआ कि ये कहीं जाता है, जाता है। तो फिर उन्हें ये हुआ कि ये कहाँ जाता है, कैसे। उन्होंने इंक्वायरी की, कहीं गलत जगह तो कहीं नहीं जा गलत रहे जगह हैं। तो नहीं है, फिर न भाग जाए कहीं, है ना। तो उन्हें फिर उन्होंने पूछा माथुर साहब से, ये कहाँ जाता है, तो बोले कि आप भी चलना। फिर पहले दर्शन मुझे हुए, उसके बाद में पिताजी यहाँ आए, हाँ। फिर पिताजी को दर्शन हुए महाराज के। जी। फिर उन्होंने कभी वो नहीं कहा कहाँ कि जाता है। कहाँ जाता है, कैसे क्या। फिर उन्हें भी भरोसा हो गया कि सिद्ध पुरुष है और सही जगह जाता सही है। जगह जाता है। कभी कभी ऐसा भी अच्छा, उन्हें भी विश्वास था। कोई कोई काम ऐसा होता था कि उनका नहीं होता तो महाराज से कहते थे कि महाराज ऐसे वो है, तो महाराज आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्रसाद देते थे। जैसे लखनऊ का काम था उनका, अधिकारी उसका ऑफिस, तो उनका काम हो भी जाता था, हाँ। तो उन्हें भी विश्वास हो और गया, ज्यादा और ज्यादा विश्वास हो गया था। तो वहीं से फिर आवागमन शुरू हो गया। फिर हमारा ये था कि हम पढ़ते रहे, आते रहे, फिर पढ़ते रहे, फिर आते रहे। मतलब जीवन फिर चलता रहा। कैंची भी गए महाराज के सामने ही, जी। तो कैंची भी 2-3 बार महाराज के सामने 1-1 महीने करीब रहते थे। महाराज क्या है। वहाँ भी रहते थे, तो वहाँ वही सेवा करनी, ये बांटो वो बांटो। यहाँ भी फिर वो सेवा मिल गई, क्योंकि धीरे धीरे है ना वो हुआ, तो यहाँ भी सेवा मिली, प्रसाद बांटो, प्रसाद दो। तो जब महाराज यहाँ हुआ करते थे तो महाराज के पास आते, तो महाराज तरह तरह से सेवाएं दिया करते थे। कभी बाजार से कुछ लाना है, कभी वहाँ से कुछ लाना है, कहीं या किसी का रिजर्वेशन कराना है, वहाँ भी भेज देते थे। तो ये कर लो वो, तो दुनिया भर ये सारे काम महाराज अपने। लेकिन हमें कभी ये नहीं हुआ कि कब है क्या है। ऑनलाइन नहीं होता था रिजर्वेशन। नहीं, उन समय चलता ही नहीं था, उस समय जाना पड़ता था यहाँ से मथुरा जाने में। मैंने ये जानबूझ के पूछा है कि ऑनलाइन नहीं होता, अब तो घर पे ही हो जाता बैठ के। उस समय रिजर्वेशन कराना है तो रेलवे स्टेशन आना है, फॉर्म भरना है, फिर वहां से रिजर्वेशन मिलता था, है ना। तो ये ऑनलाइन वाला जमाना नहीं था। मोबाइल भी होते नहीं थे। ये फोन भी बहुत बिरली जगह होता था। और तो और बताएं हम आपको, लाइट बहुत गांव में, अधिकांशतः गांव में होती ही नहीं थी। कैंची में जिन्होंने लाइट लगाई है वो लखनऊ में रहते हैं, और उनका पता मिल चुका है। विमल जी हैं, महाराज जी के भक्त हैं। उनसे उनकी भेंट हुई है, उन्होंने मुझे एक पर्ची भी ला के दी थी। और केहर सिंह के वो असिस्टेंट थे। कैंची धाम में पहला ट्रांसफार्मर रखने वाले वो आज भक्त लखनऊ में रहते हैं। किसी दिन जाऊंगा लखनऊ और उनसे भी मिल पाऊंगा। तो आपने इस एपिसोड में ये जाना कि ये बच्चा यानी हमारे दादा कैसे महाराज जी से मिले, महाराज जी की कृपा कैसे बरसी, और ऐसा लगा था कि कनेक्शन टूट गया, लेकिन वो कनेक्शन फिर कैसे चालू हुआ। इसी स्थल से जहां हम लोग बैठे हैं, वृंदावन आश्रम में ही ये सिलसिला जारी रहा। तो पिताजी अपना ड्यूटी करते थे, आप भोजन प्रसाद लाते थे। जी, वो यहाँ इंचार्ज थे टेलीफोन के, तो महाराज के पास आए भी थे जी। महाराज टेलीफोन लगा दें कि नहीं साले परेशान करेंगे, अच्छा टेलीफोन मत लगाओ। हाँ। तो टेलीफोन गोविंद का गेस्ट हाउस में लगा हुआ था। तो कोई बात करता था तो बात करने जाते तो वहां जाना पड़ता था। घर में तो टेलीफोन था जी, लेकिन घर में से जैसे पिताजी को भी कोई समाचार वो भेजना होता था, मुझे बुलाना होता, तो गोविंद का गेस्ट हाउस में फोन करते थे, और वहां का चपरासी आके बताता था कि ऐसे कि चलो फोन में बात कर लो। मैंने ये समय देखा है कि कहीं बात करनी है, ट्रंक कॉल बुक कराओ, फिर वहां जाओ। और अभी तो जितना पैसा लगना है लगो, देर तक बात करोगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा। तब 1 मिनट की कॉल
3 मिनट की कॉल इस तरह से होती थी, 3 मिनट 2 सेकंड हो गए तो दूसरी कॉल लग गई, है ना। तो उसी हिसाब से पैसे लगते थे। तो फोन उस तरफ था और यहाँ इस तरह से बात होती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि महाराज रास्ते में है और रास्ते में होते हुए मालूम पड़ के केआर सिंह जी का, महाराज तो जीप में है और केआर सिंह जी का टेलीफोन वहां बज रहा है उनके घर पे, क्योंकि अच्छा। कमिश्नर थे वो, उनका फोन वहां बज रहा है और महाराज जीप में चल रहे हैं। तो ये नहीं कि महाराज कहीं बात कर रहे हैं, वो यात्रा कर रहे हैं, टेलीफोन उनका बज रहा है। केआर सिंह कहाँ है? महाराज ऑफिस जा रहा हूं, तू आजा कानपुर आजा। और उन्हें बुला दिया कान। तो उनके लिए कोई टेलीफोन और कोई वो नहीं होता था कि कहाँ किससे कब बात कर दें, कोई वो नहीं। कभी कभी होता था कि किसी के यहाँ घर गए और उसके यहाँ टेलीफोन कर रहे हैं और वो मालूम पड़े घंटों बात हो रही है। तो फिर बाद में कह देते, जा तेरा बिल नहीं आएगा। ऐसा हुआ है और कई भक्तों की ये कहानी हमने आपको सुनाई भी है। लेकिन जो एक बाबा आते थे और वृंदावन के ही संभवतः वो चित्र है जिसमें महाराज जी बैठे हैं, वो चित्र से लिए हुए हैं और वहीं पे एक बाबा बैठे हैं और वो भी टेलीफोन लिए हुए हैं। वो क्या है? वो एक टेलीफोन बाबा हुआ करते थे जी, है ना जी। जी। तो वो कहते थे कि वो रिटायर्ड जज हैं, लेकिन अच्छा। उन्होंने वेश वो किया हुआ है जी। तो वो अपने को टेलीविजन, वो जैसे कहते हैं कि भगवान से सीधे बात करते हैं, तो वो उनका वो था कि टेलीफोन बाबा क्या है कि सीधे सीधे बात करते हैं। तो वो आते थे यहाँ पर, महाराज के पास भी आते थे। महाराज कहते थे किससे बात करता है, वो चुप हो जाते थे, नहीं बोलते थे। लेकिन महाराज को तो सब मालूम ही था कि ये किसे टेलीफोन, किसके लिए बात करता है, कैसे करता है। तो उन्हें यही पास में ही रहते थे, वो टेलीफोन बाबा के नाम से प्रचलित थे। इसीलिए महाराज जी के पास ऐसे करके वो फोटो है हमारे पास। जी जी जी। तो महाराज जी टेलीफोन पर कैसे बात करते थे और टेलीफोन पर किन किन लोगों से बात करते थे, और जहां लाइन ही नहीं है, जहां फोन ही नहीं है, और ऐसे करके ही बात कर लेते थे और बात पहुंच जाती थी। आपको याद होगा केआर सिंह जी की बात चल रही है तो केआर सिंह जी के एक दिन लड़के की आंख फूट गई थी, है ना जी। तब उन्होंने ये कहा था कि साहब फोन करके तो वो रो रहा है, क्यों रो रहा है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इस एपिसोड में आपने जाना कि आपका दोबारा संपर्क कैसे हुआ, है ना। एक संपर्क तो रेलवे स्टेशन हुआ, फिर ने भेजा दोबारा, फिर पिताजी की पोस्टिंग यहाँ हुई मथुरा में और वृंदावन में फिर मिलने के सिलसिले जारी हो गए। और जैसा कि 4 चर्च लेन में सक्सेना साहब मिले थे और उन्होंने कहा था कि हमारे चाचा आया करते थे और उनके साथ में आया करता था। लोभ केवल ये था कि भुक्का भर भर के जलेबियां मिल जाती थी। तो उसी लोभ में हम यहाँ आ गए और वो बन गए महाराज जी के भक्त। और आपको भी ये था कि आप आए और महाराज जी से खूब प्रसाद पाके आपने बताया कि जितना मिलता था पूरा खा जाते थे, है ना। तो आप भी ये प्रसाद लीजिए, कृपा का प्रसाद इधर से आप लेते रहिएगा और हम तब तक और बातें करेंगे और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। राम राम।